जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय भंते जी को नमन। मैं उपासक श्याम तागड़े जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। मेरे लिए ये बहुत ही सम्मान और हर्ष का विषय है कि मैं आज जहाँ आप सबसे मिल सका, आप सबसे रूबरू हो सका, इसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। स्टेज पे उपस्थित भंते जी, श्याम तागड़े जी, समान शेखर जी IAS, प्रशांत नरनवारे जी IAS और उपस्थित पासिक पासकाएँ और प्यारे बच्चों, आज का समारोह श्री श्याम तागड़े जी की जो उन्होंने अपने जीवन को एक अच्छा ऊंचाई पे लेके गए हैं, उसके स्मरण में हम इकट्ठे हुए हैं। श्याम तागड़े जी ने मुश्किल परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों को चैलेंज लेते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत अच्छी शिक्षा हासिल की। नागपुर में ही उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और फिर जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल होते हुए IAS में आए। आमतौर पे IAS में आने के बाद 99% लोग जो हैं वो समाज से टूट जाते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं, पर वो ऐसी एक प्रतिभा के धनी हैं श्याम तागड़े जी कि दूर बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि समाज में पहले से ज़्यादा उनकी रुचि हुई। अपनी नौकरी में उन्होंने विभिन्न पदों पे काम किया है। कलेक्टर रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, रेवेन्यू विभाग में भी काम किया है, फिल्म एंड टेलीविज़न विभाग में भी काम किया है, होम विभाग में भी काम किया है। उन्होंने अपने सरकारी ओहदों पर रहते हुए जिस निष्ठा और ईमानदारी से काम किया, वो एक अनुसरणीय वार्ता है। उनमें जो संवेदनशीलता है अपने काम के प्रति, वो बहुत विशेष है और उनके जो व्यवहार है, उसके व्यवहार में जो एक सहजता है, एक ठहराव है, एक गहराई है, ये बहुत कम लोगों में आती है। ऊंचे पद पे रह के लोगों को बहुत गुमान हो जाता है, एक तरह की एक फॉल्स प्राइड आ जाता है जिसमें वो फंस जाते हैं। वो उनमें बिल्कुल नहीं, वो हमेशा ही हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल रहे हैं। जनसाधारण के लिए उनके पास पहुंच रही है। उन्होंने प्रशासनिक पदों पे काम जो किया है, हर विभाग में अपनी एक पहचान बनाई और विभाग को अच्छा करने की कोशिश की, जिसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र की सेवाओं का बहुत अच्छा अपने आप को योगदान दिया है और जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है, मैं उन लोगों से भी इंटरेक्ट किया हूँ, जो विभाग के लोग हैं, वो उन्होंने भी उनकी एक बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है कि उनके साथ कैसे एक टीम के तौर पे, एक संगठन के तौर पे, एक अच्छे एक अनुशासन में रहते हुए उनके साथ काम किया, ये कि एक अपने आप में एक बहुत अच्छी उदाहरण है।
उन्होंने अकेला अपने पद पर रहते हुए सरकारी काम तो किया, साथ में उन्होंने गहरी दिलचस्पी सामाजिक कार्यों में दिखाई है। उन्होंने आईएएस में आने के बाद एक जो होता है कि शिक्षा सिर्फ एक बार नौकरी हासिल करने तक नहीं है, उससे आगे भी हमेशा शिक्षा को जीवन भर शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। उन्होंने समाज शास्त्र का गहन अध्ययन किया, पाली भाषा में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और बुद्ध धम्म का जो साहित्य है उसका गहरा अध्ययन किया। बाबा साहब के विचारों का और उनकी जो राइटिंग्स हैं उनका गहरा अध्ययन किया। जो और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हमारे महापुरुष हैं उनका गहरा अध्ययन किया, जिसके उनकी प्रतिभा एक बहुत ही मैं समझता हूँ, अगर कहूँ कि प्रकाश का पुंज ऐसी होती है जिससे प्रकाश निकलता है विचारों का, इस तरह की उनकी प्रतिभा बन गई है। उन्होंने सामाजिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में विशेष रुचि लेते हुए लगातार काम किया। कभी उन्होंने ये नहीं महसूस किया कि मैं अब अफसर बन गया हूँ, बहुत ऊंची पदवी पे हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि उनको ये लगा कि जितना मैं सरकारी पदवी पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा काम मुझे सामाजिक काम और धर्म का काम करना चाहिए, और वो करते रहे हैं। वो एक सफल लेखक भी हैं। उन्होंने बाबा साहब के बुद्ध धम्म पे जो उनका मिशन है उस पर एक बहुत अच्छी, कई 600 पन्नों की एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, जिसको मैंने पढ़ा है, मुझे उन्होंने दी थी। ये इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं, इस तरह के जो गुण हैं, वो बहुत कम लोगों में होते हैं। वो इस गुणों के बाद उनमें कभी भी कहीं ये कोई इस तरह की वो नहीं आया कि मैं बहुत वो हो गया हूँ, कोई बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ। उनमें वही निम्रता रही है, ह्यूमिलिटी है। उनकी ह्यूमिलिटी जो है उसने उसको ज़मीन से, धरातल से जोड़े रखा है। और जो व्यक्ति धरातल से जुड़ा हुआ है वो समाज का काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। तागड़े जी ने, जैसे मैं कल बात कर रहा था कि ये प्रण किया है कि वो आगे भी वो रिटायर नहीं हुए हैं, सिर्फ उनकी एक जो सरकारी जिम्मेवारी है वो पूरी हुई है। वो उतने ही एक्टिव रहेंगे और समाज के लिए उतना ही काम करेंगे। मुझे उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बताया है कि वो कैसे, पहले तो उन्होंने प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान बना रखा है कि कैसे उनका विचार है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, धर्म के क्षेत्र में काम करने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना काम उन्होंने अब तक किया, जबकि सरकारी नौकरी में रहते हुए पता है कि बहुत तरह की सीमाएं होती हैं, बंधन होते हैं, नियम होते हैं, तो आपके काम करने की जो क्षमता को थोड़ा सीमित करते हैं। अब वो बंधन नहीं है, अब वो क्षमताएं नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ऊंची उड़ारी लेंगे, उनके विचार बहुत ऊंची उड़ारी लेंगे और उनके काम हैं वो भी बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। और हमें उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो 60 साल के हो गए हैं, जहाँ वो रिटायर हो गए हैं। ये हमें दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए। व्यक्ति को काम करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। जहाँ भी हो, जिस उम्र में भी हो, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने बहुत उम्र में लेट जाकर बहुत अच्छे काम किए हैं। तो हमें तागड़े जी से ये उम्मीद है कि वो व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को ठीक रखते हुए, अपने परिवार को ठीक रखते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने जो उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। हम उनके हमेशा जिस तरह का भी सहयोग मेरे से मांगेंगे या हमें इंडिकेट करेंगे, हमेशा उनको सहयोग हम देंगे, ताकि ये धर्म का और समाज का कार्य बहुत आगे बढ़ता जाए। ये जो फ्रीडम अब उनको मिली है, मैं इसको फ्रीडम कह सकता हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी में बंदिश होती है। ये फ्रीडम को, इसको पूरी तरह यूटिलाइज करना चाहिए।
अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी कॉम्पिटेंस को पूरी तरह विकसित करते हुए, ताकि वो कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस समाज के काम आए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम आए। उन्होंने बताया है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम करेंगे। शिक्षा के लिए ऊपर मैं 2 मिनट आपसे सामने इस मौके का फ़ायदा उठा के बात रखूँगा। धम्म का भी उन्होंने जिक्र किया है कि धम्म के क्षेत्र में बात भी बहुत काम करेंगे, और उन्होंने किया भी है। जहाँ तक धम्म की बात है, भंते जी ने बहुत विस्तार में ये बात बताई है कि कैसे बौद्ध धम्म, जहाँ से लोग, कारण क्या है, आगे क्यों नहीं फैल रहा है। इसके लिए हमें सबको गहर चिंतन की ज़रूरत है अपनी अपनी जगह, और ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि बुद्ध के धम्म को, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा विचार है, जिसमें मानवता है, जिसमें आजकल हम कहते हैं पर्यावरण की बात हो रही है, जबकि बुद्ध सब कहते हैं भवतु सब मंगल, सभ्य सत्ता सुखी होन्तु। वो पर्यावरण की बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं। वो साइंटिस्ट भी हैं, वो कहते हैं ज्ञान की बात करो। वो लॉजिकल भी हैं, रीजनिंग भी हैं, ज्ञान की बात करते हैं। वो सदाचारी भी हैं, मोरालिटी भी है, शीलवान की बात करते हैं। तो लाइफ के हर एस्पेक्ट को इंडिविजुअली, कलेक्टिवली एंड सोशली, जो बुद्ध का शासन, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का विचार है, वो इंसानियत के लिए पहले भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है। मैं तो समझता हूँ रेलेवेंट नहीं, वो ज़रूरी है। अगर हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश, एक अच्छी राष्ट्र निर्माण करना है, मैं तो कहता हूँ कि एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट पे जो बुद्ध का पत्या संपुत्पाद है कि इंटरडिपेंडेंट है, हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट है, हर कुछ इंटरडिपेंडेंट है। एल निनो अर्जेंटीना के कॉर्नर पे, लोअर्स पे फिनोमेना होता है, जैसे मानसून जहाँ हमारे आती है। प्राणी एक दूसरे पे निर्भर हैं। हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया हैं, हर अडल्ट के शरीर में 1.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमें सहायी होते हैं हमारे सेहत के लिए। तो हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट है। तो बुद्ध का विचार हम देश के लिए ही नहीं, हमारे समाज के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी ज़रूरी है कि कैसे एक सस्टेनेबल लाइफ, एक सदाचारी लाइफ, एक लाइफ जो कंज्यूमरिज्म से ऊपर उठ के, जिसमें सबके मंगल की बात हो, वो उसी में संभव है। जिसमें ज्ञान की भूख हो, पैसे की भूख ना हो, पदार्थ की भूख ना हो, कंज्यूमरिज्म ना हो, तो वो संभव है। जिसमें इकोनॉमिक लाइफ भी ऐसे है कि हम चोरी नहीं करेंगे, किसी को एक्सप्लॉइट करना भी चोरी ही है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन चोरी ही तो है। तो ये सारी बातें एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे इस प्लेनेट पे मानवता के लिए और सभी जीवों के लिए बुद्ध का ही संदेश प्रासंगिक है और ज़रूरी है। भंते जी ने बहुत अच्छी बात की है, हमें सबको इस पे विचार करना चाहिए। हम कई बार, एक है संस्कृत में जाप करना, कि बार बार एक वर्ड को रिपीट करना, या सिमरन करना, उसको मन में बार बार याद करना। हम अगर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करेंगे या पंचशील का जाप करेंगे, अकेला उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी लाइफ में वो क्रियान्वित नहीं होगा, हमारी हर सांस के साथ वो क्रियान्वित नहीं होगा, हमारा वे ऑफ लाइफ वो नहीं होगा, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार वो नहीं होगा, हमारे कल्चरल सांस्कृतिक जो बदलाव हमारी लाइफ में नहीं होंगे, तो वो संभव नहीं है। विशेष तौर पे जितनी हमारे, मैं कहता हूँ, अगर इस देश में महिलाओं की कोई सोचता है तो बुद्ध का विचार ही सोच सकता है, और बाबा साहब ही सोच सकते हैं। तो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, इस जाप से, एक सिमरन से आगे ले जानी चाहिए बात, बुद्ध के विचारों की, उस पर चलने की। इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमें अपनी अपनी जगह इस पे काम करने की
चाहिए। दूसरी शिक्षा की बात है। शिक्षा में देश में क्या हुआ पहले से, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो बहुत अपने आप में एक लंबा विषय है जिस पे मैंने गहरा अध्ययन किया है। मैं सिर्फ पिछले 200 साल की बात कुछ देशों की आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ्रांस में 1860 में कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन का कानून बना कि सबको मुफ्त प्राइमरी एजुकेशन लाजमी दी जाएगी। जापान में मेजी रेस्टोरेशन 1870 में यह कानून बनाया गया कि सबको मुफ्त और कंपल्सरी प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। मैसूचेट्स स्टेट यूएसए में 1670 में एक स्टेट थी जिसने पहली बार यह कानून बनाया कि सबको प्राइमरी शिक्षा मुफ्त और लाजमी दी जाएगी। मॉडर्न समय में जो भी देश आगे बढ़े हैं वहाँ पब्लिक एजुकेशन, गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन दी गई है, तब वो देश आगे बढ़े हैं, और नहीं अदरवाइज़ वो देश आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसी बात को ध्यान में रखते बाबा साहब ने संविधान में ये प्रावधान किया था कि 10 साल में सबको 8वीं तक की शिक्षा संविधान के लागू होने के बाद दी जाएगी। जो कि संविधान जिनके हाथ में था उन्होंने उसको लागू नहीं किया। अगर वो तब तक सबको लाजमी शिक्षा दे दी हुई होती तो आज समाज की तस्वीर और होती, विकसित तस्वीर होती। अब आज के समय में हमारे देश में शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। दुनिया के जिन देशों में जो भी देश विकसित हुए हैं, यूरोप के, जहाँ एशिया के, सब ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है, बहुत पैसा खर्च किया है और सरकारी पैसा खर्च हुआ है, टैक्स फंडेड एजुकेशन हुई है। आज हमारे देश में जो प्राइमरी एजुकेशन है या स्कूल एजुकेशन है, गिनती तो बढ़ गई है पर उसकी क्वालिटी नहीं है। तीसरी चौथी के बच्चे दूसरी क्लास के मैथ के सवाल नहीं कर सकते हैं। 8वीं 10वीं का बच्चा एक एप्लीकेशन हिंदी, अंग्रेजी या अपनी भाषा में नहीं लिख सकता है। हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा का लेवल बहुत नीचे है, उसको बहुत सुधारने की ज़रूरत है। उसके साथ ये ट्रेंड हो गया है कि सरकारी स्कूलों को कैसे ना कैसे पंगु बनाओ ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएं। ये बहुत दुख की बात है। हायर एजुकेशन में जिसको 18 से 23 साल के बच्चे जब स्कूल +2 के बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो फॉर हायर एजुकेशन। हमारे देश की 18 से 23 साल के जो बच्चे हैं उसमें सिर्फ 25% ही कॉलेज में जा पाते हैं, 25% सिर्फ। और महिलाएं तो उससे भी कम हैं, 18 या 17% महिलाएं सिर्फ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में जा सकती हैं। इसको हम कंपैरिजन करें दूसरे देशों के साथ, यूरोप के देशों में अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटिश है, फ्रांस है, सब में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 80% से कम नहीं है, 80% से कम नहीं है। आप मुझे बताओ, जिस देश के युवा 25% कॉलेज जा रहे हैं और जिस देश के युवा 80% कॉलेज जा रहे हैं, कहाँ बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण होगा? नहीं होगा। इवन चाइना में हमसे बेहतर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, 40 है, 40, हमारी 25 है। महिलाओं की उससे कम है, दलितों की सिर्फ 15% है इंडिया की। इस एनरोलमेंट रहते हुए हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। यही नहीं है, जो कॉलेज में जाते भी हैं जितने भी, उसमें से 60% बच्चे आर्ट्स बीए में जाते हैं। 60% बच्चे, ये डाटा गवर्नमेंट का ही है, आर्ट्स में जाते हैं। आर्ट्स कोई बुरी बात नहीं है, आर्ट्स में भी जाएं, पर आज के ज़माने में स्टेम जो वर्ड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, स्टेम में ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं होगी तो ना तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हम
साइंस टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में भी पीछे हैं, स्कूल एजुकेशन में पीछे हैं। तो बहुत ही एक तरह से ये एक, मैं तो इसको कहूँ कि बहुत ही दुखदाई तस्वीर है हमारे सामने शिक्षा की, जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे देश में शिक्षा के ऊपर 4.5% खर्च होता है जीडीपी का, जबकि जहां इस देश में कम से कम 10% जीडीपी का इसके ऊपर खर्च होना चाहिए, 10%। उसके बगैर हम शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते। और अब हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, इस तरह की हो रही है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो गरीब दलित महिलाएं, वो उतनी महंगी शिक्षा ले ही नहीं पाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी हायर एजुकेशन में और कम हो जाएगी। तो ये एक तरह की, आपने सुना जो अफ्रीका में कहते थे अपार्थीड है, ब्लैक्स और वाइट को सेपरेट करके अपार्थीड का वर्ड आपने सुना होगा, साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल हो रहा था। तो एक शिक्षा की अपार्थीड क्रिएट की जा रही है कि कुछ लोगों को जो ट्रेडिशनली पीछे थे, मार्जिनलाइज थे, दलित से महिलाएं थे, उनको एक बार फिर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और जो लोग पहले ही अच्छे थे वो फॉरेन में भी जाते हैं, अब जहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी उसमें भी जाएंगे। जो प्राइवेट तथाकथित अच्छी यूनिवर्सिटियाँ उसमें इतनी फीसें हैं वो हम नहीं दे सकते, उसमें भी जाएंगे, और जो पीछे हैं वो पीछे रहेंगे। तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? राष्ट्र निर्माण का एक ही डिनोमिनेटर है, एक ही क्राइटेरिया है, एक ही मापदंड है कि लोग कितने शिक्षित हैं, उस देश की महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, उस देश में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ में कितनी शिक्षा है। आगे आगे सारी रोजगार टेक्निकल एजुकेशन के साथ होंगे। तो ये जब तक इस देश में जीडीपी 10% खर्च नहीं होता शिक्षा पे, और शिक्षा हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल नहीं होती है। आपके सामने उदाहरण है जर्मनी की, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, कि जर्मनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा, मतलब बीए, एमए, एमए, एमएससी तक कोई फीस नहीं, फ्री शिक्षा है, सब जा सकते हैं। और जहाँ एक सेमेस्टर की 3-3 लाख की फीस होगी, तो कौन जाएगा उसमें शिक्षा के लिए? कैसे होगा? तो राष्ट्र निर्माण वादों से, नारों से नहीं होता है, राष्ट्र निर्माण क्रियान्वित करने से होगा। बाबा साहब ने, बुद्ध ने, दुनिया के महान शिक्षकों ने यही कहा था। बाबा साहब ने, बुद्ध ने बात कही ज्ञान की, और बढ़ाया भी, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, औदंती, नालंदा, तक्षशिला, इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई। आज हम पीछे चले गए। अगर हमने समय रहते अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये राष्ट्र निर्माण भी नहीं हो सकेगा, और समाज में दलितों का, महिलाओं का निर्माण भी नहीं हो सकेगा। हमें बहुत गहरे चिंतन की ज़रूरत है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इस मौके पे, जहाँ सारे ही बहुत ही अच्छी प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, बहुत अच्छे प्रबुद्ध और समर्पित व्यक्ति बैठे हैं, इस पे सोचने की ज़रूरत है। शिक्षा के लिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, शिक्षा ने कैसे किया है। आज देश की, दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, और यहूदियों की आबादी पता कितनी है? सारी दुनिया के यहूदियों की आबादी 1.5 करोड़ है, सिर्फ 1.5 करोड़। 80 लाख इजराइल में रहते हैं, 70 लाख इजराइल से बाकी दुनिया के देशों में रहते हैं। 800 करोड़ में 150 करोड़ यहूदी हैं, और ये कम्युनिटी है जिससे आप सीख सकते हो पढ़ाई क्या होती है। अब तक 880 के लगभग नोबेल प्राइज मिले हैं, 880 के लगभग, और अकेले यहूदियों को पता कितने मिले हैं? 180। जिनकी आबादी 1.5 करोड़ है, उनको 880 में से 180 नोबेल प्राइज मिले हैं। ये पढ़ाई की वजह से है। यहूदियों ने पढ़ाई का, उनका कानून है कि उनकी जो किताब है तालमुड, ज्यूइश लॉ बुक, हर बच्चे को वो पढ़ना लाजमी है। 3 साल उसको लगते हैं किताब को पढ़ने के लिए, 3-4 वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम है उसके। मतलब उन्होंने अपने कल्चर में किया हो कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है।
दुनिया के, ये तो है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, दुनिया के किसी क्षेत्र में लो, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, समाज शास्त्री, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, कुछ भी लो, जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला वो आपको ज्यूस मिलेंगे। आइंस्टाइन की बात ले लो, ये नॉम चॉम्स्की है, कितने अब भी हैं, मिल्टन फ्रीडमैन था, इकोनॉमिस्ट है, और कितने हैं। आज आप लिस्ट बनाओगे नेट पे, देखो दुनिया के इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, समाज शास्त्री, आर्टिस्ट, इनकी गिनती ज़्यादा होनी। क्यों? सिर्फ उन्होंने कानून बनाया कि हर यहूदी बच्चा तालमुड पढ़ेगा। ये शिक्षा का महत्व है। और जहाँ भी आपको पता है, जिन्होंने शिक्षा अपने हाथ में रखी हुई थी वो कहाँ बैठे हैं, जिनको शिक्षा से वंचित किया तो कहाँ बैठे हैं। तो हमें शिक्षा पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने निजी तौर पे भी, अपने परिवारों में भी। हम कई बार क्या करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ा लूँ। भाई आपके गांड में, आपके रिश्तेदारों में सब बच्चों को इनकरेज करो पढ़ने के लिए। यही नहीं, ये तो एक निजी बात है। सामाजिक काम करना है तो वो संगठन के माध्यम से ही हो सकता है। निजी काम का एक लिमिटेड दायरा है, लिमिटेड स्फीयर है और लिमिटेड टाइम है। 2 ही हाथ होते हैं, उम्र की एक सीमा होती है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। समाज में कोई सामाजिक परिवर्तन लाना है वो संगठन के माध्यम से हो सकता है। दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति हैं बुद्ध, जिन्होंने संगठन की इम्पोर्टेंस को आगे समझाया, संघ बनाया। किसी ने संघ नहीं बनाया था, सारी दुनिया ने संगठन बुद्ध से सीखा है। आज के लोग एक और संगठन संघ की बात करते हैं, वो उन्होंने भी इससे सीखा है कि संघ क्या है। सभी लोगों ने संघ इनसे सीखा, बुद्ध के विचारों से। दुनिया में कोई परिवर्तन करना है तो संगठन चाहिए, संघ चाहिए। संघ से ही काम हो सकता है, पर संघ ऐसा ना हो कि वो 1 साल में एक बार संगठन बने और बाकी 364 दिन वो सोया रहे ना। संगठन वो हो, वो जो 24/7 365 डेज पर ईयर काम करे, वो संगठन है। उसकी स्केल हो, स्केल स्पेस में भी हो, टाइम में भी हो, वर्टिकल भी हो, हॉरिजेंटल भी हो। उसकी स्केलेबिलिटी हाई स्केल हो, फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी हो। यानी कि एक दिन काम किया फिर सो गए, इट शुड बी सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। फिर उसमें रेगुलरिटी हो, यानी कि 10 दिन काम कर लिया फिर सारा साल सोना, या 1 महीने में 2 दिन करना। इट शुड बी रेगुलरली वर्किंग, तो संगठन काम कर सकता है। जैसे हम सांस लेते हैं, हमें पता नहीं लगता, लगातार सांस लेते हैं, हमारा दिल भी धड़कता है, खून सप्लाई करता है। ऐसे संगठन को काम करना चाहिए। हमारी बॉडी एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है। ऐसे ही वो संगठन काम करे तब सामाजिक परिवर्तन आएगा। तो हमें एक अच्छे संगठन की ज़रूरत है हर क्षेत्र में। दुनिया में सारे समाज में 3 मेन एरिया हैं। पॉलिटिक्स का है, जिसमें गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें मार्केट है, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। एक सोशल सिस्टम है, सिविल सोसाइटी का। मैं टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहा, 2 मिनट में ख़त्म कर। सिविल सोसाइटी का सिस्टम है, जिसको प्लेटो ने भी कहा, हीगल ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन, फ्रेडरिक हीगल ने दी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की इस देश में बहुत कमी है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को जो थोड़ी बहुत थी उसको थोड़ा बंद भी कर दिया, थोड़ा नहीं पूरा ही बंद कर दिया है। एक विशेष तरह की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने की इजाज़त दी जा रही है। बाकियों को तो ICU में डाल दिया है, वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगी। पर हमें नई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बना के धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करने की ज़रूरत है। तभी हम कह सकें कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। अदरवाइज़ हम बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकते। बाबा साहब ने 24 घंटों में 50-50 घंटे का काम किया है। उन्होंने 65 साल की उम्र तक, मुझे लगता है, कई जनरेशनों का काम कर दिया।
हम क्यों सोए हुए हैं, हम क्यों नहीं ऊपर उठ रहे, हम क्यों नहीं काम कर रहे। हमें तो 1 साल में 100 साल का काम करना है, तब हम बच पाएंगे। तो मैं आज के माध्यम से, आज के इस सम्मान समारोह के माध्यम से आपके सामने अपने विचार रखे। मैं पुनः श्याम तागड़े जी का आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और आप सबसे सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं उनकी लंबी आयु की काम करता हूँ। लंबी आयु तो हो ही हो, पर जितनी भी आयु हो उसमें काम बहुत करें। बहुत बड़ी लंबी आयु में जीने का मकसद होना चाहिए। लंबी तो आयु सबकी हो, उनकी भी हो, पर उसमें ज़्यादा काम करें। हम सभी ज़्यादा काम करें, उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन का अनुसरण करें और सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत, अनुसरण के स्रोत बाबा साहब बुद्ध के विचारों पे चले। जय भीम, नमो बुद्धाय।